So now we are going to start chapter 2 chart revision. Yes सरकार, अब हम चालू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के चार्ट रिविजन्स। अरे बाबा सर, हमने चैप्टर 1 का किया। हाँ जी सरकार, आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही बढ़िया रहा। तो फिर यार देखो यार, ऑब्वियसली रिस्पांस अच्छा होता है तो फिर भाई फीलिंग अच्छी आती है। हाँ जी सरकार, तो भैया जी अब शुरू करते हैं हमारे चैप्टर 2 का चार्ट रिविजन। Hey guys, जतिन निमला दिस साइड फ्रॉम इंदौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन टू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हम आगे बढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अरे बाबा, अब मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, मेरे दिमाग में एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। बाबा, एक धंधा करने के लिए, एक बिजनेस करने के लिए क्या अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए या नहीं चाहिए? अरे सर, अगर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा तभी हम बिजनेस कर पाएंगे। अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं हुआ तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे सर। ना 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 ना, अगर एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं हुआ तो हम बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे सर। लेकिन ऐसा कैसे, आप मुझे एक बार समझाओ। देखो मैं आपको समझाता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यार देखो, अगर मुझे कुछ बहुत बड़ा बिजनेस करना है, मान लो आज मैं बैठा हूँ 5 करोड़ रुपए इसके टर्नओवर पे, अगर मुझे उसको 100 करोड़ पे करना है, 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मुझे मेरे टीम के हर मेंबर का सपोर्ट लगेगा? अरे हाँ सर। क्या मुझे हर टीम मेंबर से लेकर मेरे सारे सप्लायर, कस्टमर, इन सब का जरूरत पड़ेगा? हाँ जी सरकार। ऑन दी अदर हैंड, अबे मुझे सरकार का भी तो सपोर्ट लगेगा। नहीं सर, सरकार क्या करेंगे? मोदी जी थोड़ा ना आके आपके यहाँ पैकिंग करेंगे। अबे बात सही है, लेकिन मैं आपको एक बात समझाता हूँ। सर मोदी जी आके आपके यहाँ पैकिंग नहीं करेंगे, बात मैं मानता हूँ। लेकिन सर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है, गवर्नमेंट्स की जो चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो भैया हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज को समझना कि भैया हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है सरकार, अब हम आगे बढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की तरफ से। सर इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सर इसका मतलब क्या होता है? प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ द कंपनी सिचुएशन इज नेसेसरी फॉर मैनेजरियल प्रिपरेशन फॉर डिसाइडिंग अ साउंड लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, सेटिंग अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, क्राफ्टिंग। देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको डायग्नोस करना पड़ेगा। डायग्नोस मतलब जैसे तुम डॉक्टर के पास जाते हो ना, तुम्हें डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस मतलब पूरा चेक होता है कि यार कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ से तुम जिंदा हो, कहाँ से तुम मर गए हो, आई मीन कौन से पार्ट में दर्द हो रहा है, कौन सा पार्ट सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा डायग्नोसिस होता है। ताकि डायग्नोसिस होके एक तरीके से मैं आपको बताऊं, आप अपनी एग्जाम पास करोगे कि नहीं करोगे, अब मई वाली, सितंबर वाली, जनवरी वाली, आप अपनी एग्जाम पास करोगे नहीं करोगे, पता है कैसे होगा? ये डायग्नोसिस कैसे होगा? आप टेस्ट दोगे कि सर मैं पूरा 100 मार्क का टेस्ट देके देखता हूँ एफएम और एसएम का कि मेरी क्या पोजीशन है। करेक्ट 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 करेक्ट, यस। तो आप जैसे खुद के लिए एक डायग्नोसिस करते हो, वैसे हम कंपनी के लिए भी डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, टू मोस्ट इंपोर्टेंट सिचुएशन कंसिडर्ड आर इंडस्ट्रीज आर कॉम्पिटिटिव कंडीशन, बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं और भैया हमारी लगी पड़ी है। एंड ऑर्गेनाइजेशन ओन कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, इंटरनल स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड मार्केट पोजीशन। भाड़ में जाए दुनिया वाली, हम तो घर वालों से ही लड़ लेते हैं। तो क्या ये दो चीजें हो सकती है? हाँ, हम कॉम्पिटिटिव कंडीशन में बैठे हैं या फिर हम खुद ही के इश्यू से एक तरीके से जूझ रहे हैं। इशू टू कंसीडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। सर देखो, 4 तरह की चीज होती है। एक होता है इंटरनल, एक्सटर्नल, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। ठीक है, हम बात कर रहे हैं टोटल रिस्क और टाइम की। ध्यान से देखना, इंटरनल में लॉन्ग टर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटीज अनेबल टू कोप अप विद स्ट्रेटेजिक डिमांड। देखो एक बात बता दो, आज वोडाफोन आइडिया में एग्जांपल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको एग्जांपल लिख रहा है। आज एक एग्जांपल है वोडाफोन आइडिया। तो बाबा वोडाफोन आइडिया क्या मार्केट में लड़ने की ताकत रखता है? तो आंसर है नहीं। अब आपको पता है इस मोमेंट पर वोडाफोन आइडिया के पास मतलब गवर्नमेंट के पास वोडाफोन आइडिया के 49% शेयर है। पहले तो ये सोचो, आइडिया एक अलग कंपनी है, फिर वोडाफोन एक अलग कंपनी है, दोनों आके मर्ज होती है, उसके बाद भी सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो है गवर्नमेंट बन जाती है। मतलब कंपनी की हालत कितनी खराब होगी, है ना? क्या आपके अंदर कैपेबिलिटीज है कि आप मार्केट से लड़ पाओगे, आप अपने आप को वो कर पाओगे? नहीं है सर। इंटर के अंदर शॉर्ट टर्म क्या होती है? इनकंसिस्टेंसी विद स्ट्रेटजीज आर डेवलप्ड ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द इंटरनल कैपेबिलिटी एंड प्रेफरेंसेस। भैया शॉर्ट टर्म मतलब ये हो गया कि यार आप स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे हो, आप उनके ऊपर प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हो। देखो आपकी औकात ही नहीं है, वो लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है, आपकी कैपेबिलिटीज पे डाउट हो रहा है, आपकी कैपेसिटी पे डाउट हो रहा है। अगर आपकी इन सब चीजों पे डाउट हो रहा है तो फिर तो आपकी औकात के बाहर है। लेकिन अगर हम इन सब के ऊपर डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर हम चीजों को समझना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, तो भैया वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम्स होती है। लॉन्ग टर्म में क्या, वो एक्सटर्नल में क्या होता है? एरर इन एंटिसिपेटिंग द एनवायरमेंट कॉज स्ट्रेटेजिक फेलियर। आप समझ ही नहीं पा रहे मार्केट क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कंपनी का नाम बोलता हूं, कोडेक का। अब कोडेक जो है वो कभी समझ नहीं पाया
कि वो मैनुअल से डिजिटल कैमरास की तरफ दुनिया शिफ्ट कर रही है। नोकिया कभी समझ ही नहीं पाया कि विंडोज बहुत मतलब वैसे नोकिया विंडोज में बाद में आया, बट स्टिल नोकिया कभी समझ ही नहीं पाया कि लोगों का फोन चलाने का तरीका बदलता जा रहा है। ब्लैकबेरी कभी समझ नहीं पाया कि फोन जो है वो आज की तारीख में भाई मजा भी होना चाहिए ना जिंदगी में। तो ये सब चीजें ये लोग नहीं समझ पाए, इसलिए निपट गए। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, चेंजेस इन एनवायरमेंट लीड ऑब्सोलेंस ऑफ द स्ट्रेटजी। भाई देखो सुन, तुम मार्केट को समझ ही नहीं पाए, ये तो लॉन्ग टर्म बात हो गई। ठीक है, तुम्हारी कोई एक आधी स्ट्रेटजी गलत तरीके से चली गई, या मार्केट का उसके अंदर कोई रिवर्सल आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार बताता हूँ, मार्च 2020 में आपने एक कंपनी स्टार्ट करी आइसक्रीम बेचने की। ठीक है, आपने 100 स्टोर खोल दिया, लेकिन लॉकडाउन लग गया, 3 महीने तक कोई बाहर ही नहीं निकलेगा। तो शॉर्ट टर्म में आपकी जो स्ट्रेटजी थी वो तो फेल हो गई, हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में काम करेगी कि नहीं करेगी एक अलग बात है। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में दोनों में इंपैक्ट अलग अलग हो सकता है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में दोनों में अलग 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 इंपैक्ट हो सकता है, करेक्ट, हाँ। तो ये आपको भी देख के चलना पड़ता है रे बाबा। ठीक है, हाँ जी सरकार। अब आते हैं फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। सर फ्रेमवर्क कैसे बनेगा? सर एक्सटर्नल एनालिसिस में इंटरनल एनालिसिस, चल ठीक है, एक्सटर्नल एनालिसिस में कौन आता है? सर कस्टमर का सेगमेंट आ गया, मोटिवेशंस आ गया, ये ना बाकी सारी नीड्स आ गई। ठीक है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस आता है कि सर कौन कौन से ग्रुप में है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, कल्चर क्या है, कॉस्ट कल्चर क्या चल रहा है। ठीक है, और इसके अंदर मार्केट एनालिसिस आएगा, साइज, ग्रोथ, प्रोबेबिलिटी, एंट्री, इन सब चीजें। फिर टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक, कल्चर, डेमोग्राफिक, सब आ गया एक्सटर्नल के अंदर, सब। ठीक है, सब कोई आ गया एक्सटर्नल के अंदर। भाई मोदी जी भी एक्सटर्नल का पार्ट है, डोनाल्ड ट्रंप भी एक्सटर्नल का पार्ट है, सभी एक्सटर्नल का ही पार्ट है ना। मोदी जी पर्सनली एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर आएंगे। मैं आपको समझाता हूं भाई, क्या अभी की गवर्नमेंट जो है, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है कंट्री की, क्या वो कहीं ना कहीं बिजनेस और इन सब चीजों को लेकर पॉजिटिव है? हाँ, तो लोग बिजनेस कर पाएंगे। भाई जो गवर्नमेंट चाहेगी, मैं आपको एक बात सच बताना चाहता हूं, जो सरकार चाहेगी वही होगा, जो जीजा जी चाहेंगे वही में होगा, है ना, समझ। तो भैया जो सरकार चाहेगी वही होगा, इसके अलावा कोई डाउट में रहने का ही नहीं। ठीक है, तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, समझ रहे हो बाबा, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है समझने के लिए। चलिए अब इसमें क्या आता है? सर देखो रुको, इंटरनल एनालिसिस में क्या जाएगा? इंटरनल मतलब एक होगा हमारा परफॉर्मेंस, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी, रिलेटिव कॉस्ट, न्यू प्रोडक्ट, ह्यूमन रिसोर्सेस, ये सब हमारे इंटरनल के अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड है। ठीक है, कि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी जो हमने सोची थी वो अचीव हुई कि नहीं हुई, सेल्स जो हम चाहते थे वो अचीव हुई कि नहीं हुई, इस तरह की हम सारी बातें कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर डिटरमिनेंट एनालिसिस के अंदर बात क्या करेंगे? पोस्ट एंड करंट स्ट्रेटजीज क्या थी हमारी, स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये सब बातें होती है। अब एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है, एक बार ध्यान से सुनना। अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ट्रेंड्स, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटीज, ये सब होता है एक्सटर्नल। देखो आपने स्वॉट पढ़ा है, हाँ, तो स्वॉट में स्ट्रेंथ, वीकनेस आर इंटरनल, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर एक्सटर्नल। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर, सर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर इंटरनल, एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर एक्सटर्नल। ठीक है, हाँ। अब इस पूरी कहानी में इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजीज को हम लोगों को आइडेंटिफाई करके सिलेक्ट करना है, हाँ, तो हमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर उसे इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसे रिव्यू भी करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी सरकार। इशू टू कंसिडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या क्या है बाबा? स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। आज आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई, क्या वो 100% सही होगी, इसकी कोई गारंटी है क्या? है ही नहीं ना यार। आज आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई बाबा, वो सब तो वो है ना, तो स्ट्रेटेजी जो है सर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही इवॉल्व होती है। आज तुमने सोचा कि आज मैं, मान लो आप पढ़ने बैठते हो, ठीक है, पहले दिन आपने 4 चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा मैंने ये गलत तरीके से पढ़ा, अगले दिन आप उसको सुधारते हो, फिर 1 महीने बाद आप और सुधरते हो, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप और सुधरते जाते हो, तो आप अपने आप को कंसिस्टेंटली ग्रो करते जाते हो। ठीक है, बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर, सिर्फ इंटरनल फैक्टर काम नहीं करते, सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर काम नहीं करते सर, दोनों का बहुत प्यारा सा बैलेंस है, दोनों का बहुत प्यारा सा मिला जुला चीजें हैं, और आखिर में रिस्क तो बेटा हर चीज में है।
अगर जिंदा हो तो भी रिस्क है और मर गए हो तो भी रिस्क है, ठीक है। मतलब मरने के बाद घर वाले गालियां देंगे कि देंगे, दुनिया याद करेगी कि नहीं करेगी, याद करेगी तो कैसे याद करेगी, ये सब भी रिस्क है, ठीक है। हाँ जी सरकार। अब हम आगे बढ़ते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की तरफ। सर बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? देखो भैया, बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस और सिचुएशन दैट इन सम अफेक्ट बिजनेस डिसीजन प्लान्स ऑपरेशन organization success determined by its business environment and even more from its relationship within it। अब इस बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से सुनो मेरी बात को। क्या इस पूरी प्रोसेस के अंदर भैया, क्या एक बिजनेस के सक्सेस होगा कि नहीं होगा, इसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर बहुत मैटर करते हैं। सर एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। मैं आज अगर पुराने नोकिया जैसा कीपैड फोन उतारता हूं, घटिया सा जरा सा, क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि लोगों को अब वो फोन नहीं चाहिए। दैट्स द पॉइंट भाई। आज की तारीख में आप एक बात समझो, रील्स का जमाना है, लोगों के पेशेंस खत्म हो चुके हैं, ठीक है। पेशेंस खत्म होने का मतलब समझते हो, और ये बहुत गलत बात है। बच्चों के भी पेशेंस जो खत्म होते जा रहे हैं, ये सब बहुत प्रॉब्लमेटिक पोजीशन है। स्टिल हम लोग इमोशनल बातें नहीं करते, हम लोग प्रैक्टिकल बात करते हैं। भाई इस बात को समझो, आज अगर लोगों के इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं, लोगों के स्पीड देखो, आज एक बात समझो, ब्लिंकिट है ना, तो ब्लिंकिट जैसा आज अगर आप बिजनेस मॉडल उतारोगे तो शायद चल जाएगा। लेकिन अगर आप आज सिर्फ एक ऐसा मॉडल उतारोगे कि आज आप बुकिंग करो सामान की और हम आपको 3 दिन बाद डिलीवर करेंगे, क्या ऐसा आइटम चलेगा? नहीं चलेगा ही नहीं भाई। जोमेटो की दुनिया में अब बिस्ट्रो चलेगा। सर फर्क क्या है दोनों के अंदर? देखो जोमेटो बिस्ट्रो में बहुत फर्क है, दोनों का कोई कंपटीशन नहीं है। मुझे लाल बाल्टी की कचौरी खानी, मतलब लाल बाल्टी एक बहुत फेमस दुकान है इंदौर की, ठीक है, तो मुझे लाल बाल्टी की कचौरी खानी है तो मैं जोमेटो से ऑर्डर करूंगा। लेकिन सर मुझे अभी कचौरी खानी है बस 10 मिनट के अंदर, तो मैं बिस्ट्रो से ऑर्डर करूंगा, खुद के किचन से बिस्ट्रो के। ये सब समझने वाली बात है, ठीक है। हाँ जी सरकार। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व विथ चूजिंग अ लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। क्या हमारे लॉन्ग टर्म रिसोर्स अपॉर्चुनिटी? हाँ जी सरकार। डिटरमाइंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। देखो बिजनेस के अंदर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कहां पर आप अच्छा कर सकते हो, कहां पर थ्रेट्स है, क्या कंज्यूमर की नीड्स है, क्या लॉस चेंज हो रहे हैं, क्या हो रहा है। जैसे इस मोमेंट पर अगर कोई कंपनी अमेरिका में जाकर अपना प्लांट सेटअप करेगी तो उसको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अदरवाइज अब देखो समय है नहीं ये वाला वो करने का, ठीक है। अगर इस समय भी नहीं किया तो कब करोगे? बाद में करोगे क्या? वो तो सेंस नहीं बनता है ना। तो ये सब समझने वाली बात है, ठीक है। हाँ जी सरकार। सर क्या ये डायरेक्शन देगा? हाँ सर, बिजनेस आपका जो एनवायरमेंट है, जो आप ये पूरे की पूरी समझ रहे हो, ये आपको डायरेक्शन देगा, लेकिन आपको कंटिन्यूस लर्निंग करनी पड़ेगी। सर ग्रोफर्स चालू हुआ था सालों पहले, नाम बदल के ब्लिंकिट हुआ, फिर उसको अब बिस्ट्रो लॉन्च करना पड़ा, और भी 10-12 एप्स लॉन्च करने पड़ेंगे। मतलब एक बार जो आपने सोचा है वो फाइनल नहीं है। एक सेकंड, हाँ, एक बार जो आपने सोचा है वो फाइनल नहीं है, वो पत्थर की लकीर नहीं है भाई, वो बदलता रहेगा। इमेज बिल्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस के अंदर। आपकी क्या इमेज है, आप किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हो, क्या परसेप्शन है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। मीटिंग कंपटीशन, सर वापस से बोलेंगे सर क्या क्या है? Determine opportunities and threats, give direction for the growth, continuous learning, image building and भैया हमारा मीटिंग कॉम्पिटिशंस, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया हम जो बिजनेस कर रहे हैं हम एट द एंड ऑफ द डे कॉम्पिटिटर को भी करते रहें, ठीक है। अब दो चीजें, एक होती है माइक्रो एनवायरमेंट, एक होता है मैक्रो एनवायरमेंट। माइक्रो एनवायरमेंट मतलब क्या होता है? जब हम स्मॉल एरिया में, इमीडिएट एरियाज में, छोटे छोटे एरियाज में जब डिस्कशन कर रहे हैं, तब वो क्या होता है? तब होता है माइक्रो एनवायरमेंट, ठीक है। द एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। एग्जिस्ट, यहाँ पे ये सब चीजें क्या है बेटा? ये सब इश्यूज हो गए, ठीक है। द एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस विद द फर्म रिलीज फॉर द बिजनेस, ठीक है। द वे विच फर्म्स कैन रेज इट्स फाइनेंस, ये सब चीजें क्या हो गई? सब इंटरनल चीज हो गई, ठीक है। हु आर द फर्म सप्लायर्स, लिंक क्या है उनके बीच में, लोकल कम्युनिटी क्या है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कैसा है, क्या ये सारी चीजें मैटर करती है? हाँ जी सरकार। देखो मैं आपको बताता हूँ माइक्रो के अंदर क्या क्या मैटर करता है। पहली बात, इट इज रिलेटेड टू स्मॉल बिजनेस एंड सरकार, ठीक है ना। यहाँ पर 6 इश्यूज हम देखते हैं, 6 इश्यूज, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो 6 इश्यूज निकलेंगे। पहला एम्प्लॉय, दूसरा कस्टमर, तीसरा फाइनेंस, चौथा सप्लायर, पांचवा लोकल कमिटीज एंड छठा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। कितनी चीजें देखते हैं यहाँ पे?
सर हम यहाँ पर 6 इश्यूज को देखते हैं, ठीक है। पहला एम्प्लॉयज, दूसरा कस्टमर, तीसरा फाइनेंस, चौथा सप्लायर, पांचवा लोकल कमिटीज एंड छठा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। ये 6 चीजों को हम लोग देखकर काम करते हैं इन माइक्रो एनालिसिस, ठीक है। माइक्रो एनालिसिस के अंदर हम इन 6 चीजों के हिसाब से कुछ भी नहीं करते, ठीक है। हाँ जी सरकार। अब हम आते हैं मैक्रो एनालिसिस के हिसाब से। सर मैक्रो एनालिसिस की कहानी क्या बोलती है, ये सब दिमाग में रखने पड़ेंगे बाबा, ठीक है। ये सब दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये सब दिमाग में रखने पड़ेंगे वरना नहीं होगा। आप समझ रहे हो क्या? हाँ जी सरकार। थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। चलो भाई, मैक्रो में क्या होता है? मैक्रो मतलब इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं। हाँ जी सरकार, इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं। यहाँ पर हम इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, लीगल फैक्टर सबकी बात करते हैं, ठीक है। ग्लुक एंड जॉर्ज साहब ने कहा था द एनवायरमेंट इंक्लूड फैक्टर आउटसाइड द फर्म विच कैन लीड अपॉर्चुनिटीज फॉर और थ्रेट to the firm. Although there are many factors, the most important of the factors are socio-economic, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कंप्यूटर एंड गवर्नमेंट। ये सब चीजें मैटर करती है। हाँ जी सरकार। अब यहाँ पर क्या क्या होता है? डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है कि अरे भाई पॉपुलेशन कैसी है, इनका जेंडर कैसा है, इनकी एज कैसी है, इनकम कैसी है, रेस कैसा है, एजुकेशन कैसा है। अरे भैया अगर अनपढ़ लोगों के क्राउड में आप अगर एडटेक स्टार्टअप खोलने की कोशिश करोगे तो बेवकूफी है। देखो भाई एजुकेशन की जरूरत भी उसे फील होती है जो थोड़ा सा भी एजुकेशन को समझता हो, जो थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट हो। अगर किसी बंदे को यही समझ नहीं आता है तो कोई सेंस ही नहीं है यार बाबा। आप समझ रहे हो क्या इस बात को? यानी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस भी उसी को समझ में आती है जिसे थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में पता हो। अगर किसी बंदे को एजुकेशन के बारे में ही नहीं पता हो तो भाई आप बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि उसे एजुकेशन के बारे में कुछ पता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, सोशल कल्चर। कल्चर कैसा है, लोगों के हिसाब से एटीट्यूड कैसा है, लोगों के बिलीव्स क्या हैं। जैसे इसमें मैं एक बात बोलता हूँ, सोशल कल्चर के अंदर मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि इंडिया जो है उसकी इकोनॉमी बेस्ड ही उसके कल्चर के ऊपर है। भाई पूरी दुनिया, अबे हमारे लिए हमारे कल्चर के अलावा और कुछ है ही नहीं ना यार। ऐसा पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट, अरे भाई स्टेबल गवर्नमेंट है या नहीं है। अब आप सोच के देखो ना भाई, मैं हमेशा इसमें एग्जांपल लेता हूं पाकिस्तान का। पाकिस्तान में पिछले 7 साल बोल रहा हूं 70-75 साल से एक भी प्रधानमंत्री ने पूरे 5 साल कंप्लीट नहीं करे हैं। नाउ जस्ट इमेजिन वंस, एक बार इमेजिन करके देखो, एक बार भी वहां के प्रधानमंत्री ने किसी ने कभी भी, अगर किसी ने वही पूरे नहीं करे, 5 साल पूरे नहीं करे, क्या स्टेबिलिटी होगी सरकार की? बाबा जी का ठुल्लू है ना। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, भैया देखो टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है, एक्सटर्नल चीज है। सर क्यों? मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे? जोमेटो ने आज ही 600 एम्प्लॉयज को बाहर किया, ठीक है। जोमेटो, ठीक है। अब आप देखोगे जोमेटो न्यूज में आता हूं मैं, ठीक है। सर जोमेटो की न्यूज में आता हूं तो जोमेटो ने आज ही 500-600 एम्प्लॉयज का ले ऑफ किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा अब हम एआई को यूज कर सकते हैं, ठीक है। छोटी सी बात समझो, यानी जो एम्प्लॉयज थे उन लोगों को तो टेक्नोलॉजी से फर्क पड़ गया ना यार। और जो बिजनेस आज की तारीख में एआई को इन्वॉल्व नहीं कर रहे वो तो वैसे ही नहीं पड़ने वाले, ठीक है। चलिए सर, यहां पर एक होता है पैसल। एक बात सुनना, पहले ही होता था पेस्ट, ठीक है, PEST। अब ये हुआ है पेस्ट से पैसल, ठीक है। यानी पहले ये था पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल। अब ये हो गया है लीगल और एनवायरमेंट भी इसके अंदर आया है, ठीक है। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल कल्चर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल, E फॉर एनवायरमेंट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले आता है इकोनॉमिक फिर आता है एनवायरमेंट, क्योंकि हमेशा रखना पहले पैसा कमाएंगे फिर देश का भला करेंगे। बिना पैसा कमाए देश का भला नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ चलो अब आ जाओ पैसल को अच्छे से समझते। चलिए सरकार, सर पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? अरे भैया गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर होती है। देखो भैया गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर गवर्नमेंट की हर चीज इंफ्लुएंस करती है बाबा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना,
गवर्नमेंट आज अगर चाहे तो देश में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट चाहे तो देश में प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। सर क्या बात कर रहे हो, सबको सरकार तो ना कर सकती है। अरे पीएलआई स्कीम, तो ये पीएलआई स्कीम है उसमें क्या सरकार का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाँ, तो भैया ये गवर्नमेंट लेके आ रही ना। सर पॉलिटिकल अगर स्टेबिलिटी तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्या है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने से पहले जो जॉय बिडेन साहब थे उनका कहना था कि हम ईवी के ऊपर ध्यान देंगे, हम सब कुछ इन्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे, एनवायरमेंट 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 एनवायरमेंट। जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब आए उन्होंने कहा काय का एनवायरमेंट, इसकी 12 की ढेर एनवायरमेंट। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा नहीं मुझे इन्वॉल्व, देखो मैं आपको एग्जांपल इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अपने को अपने सब एग्जांपल लिखने होते हैं, आपको पता है ना। यस सरकार। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला काय का एनवायरमेंट, भाड़ में जाए एनवायरमेंट। अब आप बोलोगे अरे तो बहुत गलत बात है सर, एनवायरमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, बिना एनवायरमेंट के देश कैसे चलेगा सर। अरे भाई बिल्कुल सही बात है, बिना एनवायरमेंट के देश नहीं चलेगा, मैं ये बात मान के चल रहा हूं। लेकिन ठीक है, लेकिन आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी सर, एनवायरमेंट इज इंपॉर्टेंट। मतलब आप ये समझो सर, गवर्नमेंट जो है चाहेगी तो बिजनेस ग्रो करेगा ना। आज अगर आज से पहले जो इंसान अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था वो खुश रहता था, आज की तारीख में जो गवर्नमेंट अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है वो टेंशन में बैठा है, उसका धंधा खत्म हो जाएगा। किसी बंदे का धंधा सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट से चला है, वो बर्बाद होने वाला है, मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी पड़ती है ना। बातें जो दिल की है दिल की में रखना पिया, है ना। चलिए सर, इकोनॉमी मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक हैव अ मेजर इंपैक्ट ऑन बिजनेस ऑपरेट्स एंड टेक डिसीजन। मतलब भैया लोगों की सिचुएशन क्या है, ट्रेंड्स क्या है, मार्केट की साइकिल क्या है। देखो आपको पता है बिजनेस साइकिल में हमने पढ़ा था कि ऐसे हमेशा ओपन ही होता है। हाँ, तो आप जब बिजनेस कर रहे हो तब इकोनॉमी कौन सी पोजीशन पे बैठी है, इकोनॉमी कहाँ है, ठीक है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इकोनॉमी कहाँ लग रही है डायरेक्ट करती हुई जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, कोई इंडस्ट्री अच्छी चल रही है कि इंडस्ट्री बुरी चल रही है। भाई धंधा करना मजेदार है लेकिन आसान नहीं है। सर सोशल फैक्टर्स अफेक्ट द डिमांड फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड हाउ द कंपनी ऑपरेट्स। सर लाइफस्टाइल ट्रेंड क्या है, डेमोग्राफिक क्या है, कंज्यूमर का एटीट्यूड्स क्या है, ब्रांड कंपनीज इमेजेस टेक्नोलॉजीज, कंज्यूमर बाइंग पैटर्न क्या है, रिलीजन्स और ये सब क्या है। अब यार अगर तुम पाकिस्तान में जाके साड़ियां बेचोगे तो तुम्हारी गलती ना यार। अब अगर पाकिस्तान में जाके तुम साड़ियां बेचोगे तो फिर तुम ही गधे हो ना यार। ये तो बहुत लॉजिकल बात है ना यार। ठीक है सर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे काम करेंगे। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कैन डिटरमाइन बैरियर्स टू एंट्री हो सकता है, हाँ जी सर का। मिनिमम इफिशिएंट प्रोडक्शन हो सकता है, रिप्लेसमेंट आप कितना कर रहे हो, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन कैसा है, टेक्नोलॉजी कितनी हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कैसी है, इनोवेशन पोटेंशियल कैसा है, आप इनोवेशन को एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि वो भी नहीं कर पा रहे हो। लीगल फैक्टर क्या है, आपके यहाँ लॉज कैसे हैं, कॉम्पिटिशन लॉ, हेल्थ सेफ्टी लॉ, इंटरनेशनल लॉ, रिलीजन लॉ, ये सब लॉज कैसे हैं। ठीक है, मतलब जैसे आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि मैं बहुत आपको छोटी तरीके से समझाता हूँ। आज की तारीख में मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लोग, है ना, आई मीन मैंने से बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा अमीर लोग दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो मैं कभी इस बात से अलाइन नहीं हो पाऊंगा, ये अपना अपना मानना है। ठीक है, मैं इस बात से कभी अलाइन नहीं हो पाऊंगा कि मैं कभी देश छोड़ के अभी निकल जाऊं, मेरा कोई मन नहीं है। ठीक है, बट स्टिल मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ। यहाँ पे एक बात समझना, लोग दुबई क्यों जा रहे हैं। सर अच्छी बिल्डिंग है इसलिए नहीं, बिल्डिंग है तो इंडिया में भी है। सर रूल्स अच्छे हैं, सर टैक्स नहीं है। बहुत सारे इंडियंस जा रहे हैं और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इंडियंस जो लोग जा रहे हैं उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है। तो जो टैक्स नहीं है वो बात सच है, लेकिन वो थोड़ी सी अधूरी है। ठीक है, थोड़ी सी अधूरी है समझदारी के लिए, है ना, थोड़ी सी अधूरी है। बट एनीवेज मैं आपको समझाता हूँ तो लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे रूल्स रेगुलेशन अच्छे, लॉज अच्छे हैं। यानी यार आज आप फॉर एग्जाम्पल अपने पड़ोस वाली कंट्री में हो, आपको उठा लिया जाएगा और आपको किडनैप करके आपके घर वालों से पैसा मांगा जाएगा और आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ये फैक्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्ट और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन बाकी जगह नहीं होता ना ऐसा। सर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ग्रोइंग अवेयरनेस टू क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग कंपनीज। भाई आप इकोनॉमिक को लेके कैसे हो, आप कंजम्पशन को लेके कैसे हो, एनर्जी कंजम्पशन को लेके कैसे हो, वेस्ट डिस्पोजल को लेके कैसे हो। जैसे अभी तक यानी बिफोर डोनाल्ड ट्रम्प साहब, अमेरिका वॉज वेरी क्लियर कि हमें देश को बचाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सही इकोनॉमिक चीजें ही डेवलप करनी है। भाई साहब वॉज वेरी क्लियर, ठीक है, बहुत क्लियर थे भाई साहब। आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है ना। आज भाई हमारे जो ये हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब, वो ऐसा नहीं सोचते।
डोनाल्ड ट्रम्प से आपको लगता है अरे नहीं भाई इकोनॉमी का क्या करेंगे, जो बिडेन सब सोचते थे, ये सब मैटर करता है, ठीक है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस कितना इंपैक्ट होता है, इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटजी में हेल्प बिजनेस अप्रोच इंटरनेशनलाइजेशन सिस्टमेटिकली एड्रेसिंग एडिशनल वेरिएबल लिंकेज डिस्पाइट द सिमिलर स्ट्रेटेजिक एंड डोमेस्टिक टर्म। देखो भाई सीधी सी बात है, मैं आज इंडिया में पढ़ा रहा हूं, कल को अगर मैं दुबई में पढ़ने लग जाऊं तो अरे सर बहुत ही मजा आ जाएगा सर। फायदा बताए क्या, एक नया मार्केट खुल जाएगा मेरे लिए, बस सबसे बड़ा इंपैक्ट मेरे लिए ये है कि एक नया मार्केट खुलेगा मेरे लिए। मैं आज तक सिर्फ एक कंट्री के मार्केट में हूं, कल मैं एक और मार्केट में होगा, ठीक है। तो सर सबसे पहली बात, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस क्या है, इट इज अ कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स लिंक्ड इन मल्टीपल बिजनेस। देखो मल्टीपल बिजनेस वाले जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत सारे बिजनेस में, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा, आईटीसी, ये सब लोग क्या है मल्टीपल बिजनेस में है। तो इनके लिए ग्लोबल बिजनेस सबसे अच्छा है, क्योंकि कोई धंधा किसी कंट्री में चलेगा, कोई धंधा किसी कंट्री में चलेगा, ओवरऑल जीत जाएंगे। मल्टीपल यूनिट्स ड्रॉ अ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज सच एज मनी, क्रेडिट, इंफॉर्मेशन, पेटेंट, ट्रेड, मीन्स एंड कंट्रोल। भाई अगर मैं बहुत सारी जगह हूं तो पैसा, ये सब चीजें मेरे पास आएगी, ठीक है। द यूनिट रिस्पॉन्स सेम कॉमन स्ट्रेटजी, भाई स्ट्रेटजी एक, धंधा अनेक ठीक है। डेवलपिंग इंटरनेशनली, इवेल्युएट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एंड rate them into the internal capabilities, describe the scope of the, मतलब देखो भैया सबसे पहले आप अपॉर्चुनिटीज निकालोगे, फिर आप पूरा अपना ग्लोबल ये कमर्शियल वगैरह देखोगे, फिर आप फर्म्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्रिएट करोगे, और फिर आप एक तरीके से पूरी स्ट्रेटजी बना के घुस जाओगे। तो सबसे पहले आप देखोगे ना जरूरत है कि नहीं है, भाई अगर जरूरत ही नहीं तो जाके करोगे क्या, ठीक है। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट है, एनालाइजिंग इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इज इंपॉर्टेंट सिंस allowing organization to discover opportunity in global market, evaluate feasibility and capabilities of the opportunities. Multinational environment analysis involve identifying, anticipating, monitoring components of global environment at a large scale. देखो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, हम लोग सर पूरा एनवायरमेंट देख रहे हैं कि कौन सी कंट्री का क्या चल रहा है। देखो एक बात समझो, ठीक है, एक बात समझो, मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। हर कंट्री में सेम रेट की चीज चलेगी नहीं, हर कंट्री में सेम प्रोडक्ट चल जाएगा नहीं। जैसे चाइना में सुपर ऐप का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। सुपर ऐप का मतलब क्या होता है, सुपर ऐप का मतलब होता है कि एक ही ऐप के अंदर आप 100 चीजें कर सकते हो, उसे कहते हैं सुपर ऐप। पेटीएम ने बहुत कोशिश करी सुपर ऐप बनने की, मगर प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम यह है इंडिया में सुपर ऐप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना यार। क्या इंडिया में सुपर ऐप का कॉन्सेप्ट है, नहीं है। तो भैया जो चीज अमेरिका में चल रही है या जो चीज चाइना में चल रही है, क्या वो चीज इंडिया में चलेगी, नहीं। भाई अमेरिका के जो लोग हैं वो उनका कंजम्पशन पैटर्न अलग है, उन लोगों की चीजें अलग है, हमारा कंजम्पशन पैटर्न अलग है, हमारी चीजें अलग है, हमारा पैटर्न अलग है। तो क्या हर कंट्री का अलग अलग होता है क्या, सर हर कंट्री का अलग अलग होता है। ये तो आपको भी समझना पड़ेगा ना कि यार हर कंट्री की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, हर कंट्री की अपनी अपनी चीजें हैं जो एक अलग इंटेंट तरीके से चलती है। बात समझ में आ रही है बाबा, बात समझ में आ रही है बाबा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना यार। अब आप बोलोगे नहीं नहीं, अरे भैया ये सब छोटी मोटी चीजें बहुत मैटर करती है यार, ठीक है। चलो, वाई डू कंपनीज गो ग्लोबल, सर और देखो यार आप अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को गैदर कर सकते हो, ठीक है। आप भैया टाइम, डिस्टेंस, इन सब के थ्रू बहुत ज्यादा काम कर सकते हो, ठीक है। आप डोमेस्टिक मार्केट से हो सकता है आपने पूरा चूस लिया हो उसे, इंटरनेशनल मार्केट को भी अब आपका हो, ठीक है। सर आपको रिलायबल चीपर रॉ मटेरियल या फिर सोर्स या फिर ये सब चाहिए हो, ठीक है। सर आप लोगों को ज्यादा प्लांट्स लगाने हो ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन ये सब कॉस्ट के ऊपर आपको काम करना हो, मतलब ये सब भी तो हो सकता है ना यार, ठीक है। व्हेन एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन मार्केट टू ओपन ग्रो बिग, देखो यार एक सीधी सी बात है, अगर आज मैं अमेरिका की 100 कंपनीज को सर्विस देता हूं तो भाई मेरे लिए तो बहुत फायदे वाली बात है ना। अगर मैं अमेरिका की 100 कंपनीज को सर्विसेज देता हूं तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। सर आपके लिए अच्छी बात क्यों है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं ही तो पैसा कमा रहा हूं ना यार, समझ रहे हो। राइज ऑफ सर्विस टू कॉन्स्टिट्यूट लार्जेस्ट सिंगल सेक्टर वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब आप देखो सस्ते में माल बना सकते हो, ये सब चीजें हमें पता है, ठीक है। हाँ जी सरकार, क्या यहां तक की बातें एकदम क्लियर हो रही है बाबा। चलो 1 मिनट रुका हूं,
1 मिनट जितना पड़ा है उसको एक अंदर ले लो, मिक्सर में पानी भर के आए, ठीक है, जितना पड़ा है उसको समझ लो पहले। पिया बोले होले होले, क्यों न बोले जानू ना। चलो गाइस, डन है। यस सरकार, डन है, डन है, डन है। सर, अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट लाइफ, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोला था डायरेक्टली, ठीक है। चलिए सरकार, सो भाई साहब आ जाओ एक बार, ठीक है, अब आ जाओ एक बार। अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे, चलिए भाई साहब अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी को, बातों को, मुलाकातों को, जज्बातों को लेकर। सर, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज के बारे में क्या होता है, सबसे पहले हम इस पूरी कहानी को कुछ भाग में बांटने वाले हैं, ठीक है, ताकि हमें भी समझ में आएगा कि हाँ बाबा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, तब जाके ही हम कुछ भी समझ पाएंगे, अदरवाइज हमारे लिए भी समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार। यस सरकार, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट्स देखो, अब यहाँ पे एक बात समझो, प्रोडक्ट होता है, अब प्रोडक्ट कैन बी आइदर गुड्स और सर्विस। देखो हम सभी को प्रोडक्ट कहते हैं, बट इट कुड बी गुड्स, इट कुड बी सर्विसेज, है ना। फिजिकल भी हो सकता है, एक्सपीरियंस भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेक्चर खरीदते हो, जिन बच्चों ने एफएमएसएम का लेक्चर खरीदा हुआ है या उन्होंने फास्ट ट्रैक भी खरीदा है, तो बाबा ये कोई मैंने आपको घर पे प्रोडक्ट तो ना भिजवाया, आपसे बुक भिजवाओगे तो भैया वो हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ प्रोडक्ट तो ना भिजवाया। ये तो भाई कॉमन सेंस वाली बात है ना, मैंने आपको सिर्फ प्रोडक्ट तो ना भिजवाया, ये बहुत ही लॉजिकल बात है, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉजिकल बात है, करेक्ट। हाँ जी सरकार, प्रोडक्ट्स आर आइदर टेंजिबल और इनटेंजिबल हो सकता है भैया आपके हो, जैसे बुक है ना, आप अगर मेरी बुक खरीदते हो, एफएमएसएम की चैट बुक खरीदते हो, तो भैया वो एक टेंजिबल प्रोडक्ट है, लेकिन आप सिर्फ लेक्चर खरीदते हो तो इनटेंजिबल है। सर क्या एक प्राइस होगा, हाँ भाई फ्री में थोड़ा मिलेगा कुछ भी, एंड प्राइस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई प्रोडक्ट में। हमने फाउंडेशन में पढ़ा था कि डिमांड को एक ही चीज कैरी करती है, वो है प्राइस। यानी अगर प्राइस है तो भैया सब कुछ है, अगर प्राइस नहीं है तो कुछ भी नहीं है, प्राइस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट हैव सर्टेन फीचर्स दैट डिलीवर सेटिस्फेक्शन। आप प्रोडक्ट खरीद क्यों रहे हो, है ना, आप उसके लिए पैसा दे क्यों रहे हो, आप वो चीज कर क्यों रहे हो, क्योंकि आपको उससे एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको उससे मन में आ रहा है कि अरे वाह भाई वाह, चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको जो चीजें मिल रही है, ठीक है, आपको जो सारी बातें हो रही है, वो सब क्या है, वो सब आपको एक सेटिस्फेक्शन दे रही है ना, बिना उसके तो कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट हैज अ पिवटल ऑफ बिजनेसेस। अरे भैया प्रोडक्ट है तो ही सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। प्रोडक्ट है तो प्रमोशन है, तो सेल्स है, तो मार्केटिंग है, तो लॉजिस्टिक्स है। अगर प्रोडक्ट नहीं तो सोचो धंधा ही कहाँ है। मतलब मैं तो एक चीज सोच रहा हूँ, अगर मान लो बिना प्रोडक्ट का बिजनेस होगा तो लगेगा कैसा। भाई प्रोडक्ट है तो बिजनेस है, बिजनेस मतलब प्रोडक्ट है तो सब कुछ है, प्रोडक्ट नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। अब प्रोडक्ट हैज अ यूजफुल लाइफ, ऑब्वियसली बात है, देखो कोई भी प्रोडक्ट लाइफ टाइम नहीं चलेगा। तुमने एफएमएसएम की बुक ले ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुमने एफएमएसएम की बुक ले लिया, लेक्चर लिया, चलो मैं और छोटा एग्जांपल लेता हूँ, तुमने वो ले लिया लेक्चर लिया। अब अगर आपने लेक्चर लिए ना प्रोडक्ट के, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट के लेक्चर मतलब आपने हमारे लेक्चर लिया ना, तो भाई उसकी एक लाइफ होती है, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, इसके बाद तो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, यानी उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही तो इंपॉर्टेंट बात है, यही तो समझने वाली बात है ना बाबा।
तो अगर प्रोडक्ट है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बिजनेस, अभी जब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं किसी बिजनेस में, तो जब हम कोई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके 4 फेज होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है सर? इंट्रोडक्शन में होती है स्लो, बोलो बोलो, सेल्स ग्रोथ। सर अभी अभी आपने नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, आते से ही आग नहीं लग जाएगी, बहुत ही स्लो प्रोडक्ट जो है मार्केट में जाएगा। फिर इस प्रोडक्ट को लोग जब देखेंगे, जब समझेंगे, तो फिर उसका एक्सेप्टेंस होगा, फिर होगा रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस, लोग इसे लेना चालू कर देंगे, सब कुछ हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैच्योरिटी आ जाएगी। मैच्योरिटी मतलब समझते हो? मैच्योरिटी मतलब होता है स्लो डाउन इन ग्रोथ रेट, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया होगा, सब लोग इसी इंडस्ट्री में होंगे, मजा नहीं आएगा। ठीक है, फिर होगा हमारा शार्प डाउनवर्ड्स ड्रिफ्ट। मतलब भैया ये सब चीजें अब आसान नहीं है बाबा, नहीं 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 नहीं। एक समय के बाद आपके कितना ही अच्छा प्रोडक्ट हो, एक समय के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, एक समय के बाद सारी की सारी चीजें जीरो हो जाती है। तो भैया आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आप कितना ही कर लो बाबा, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, एक समय के बाद, ठीक है, एक समय के बाद सर लाइफ स्टाइल खत्म हो जाएगी, एक समय के बाद कुछ भी नहीं बचेगा उस प्रोडक्ट का। यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बाबा पूरी दुनिया जो है वो कैसे चल रही है। ठीक है, हाँ जी सरकार, अब इसको समझते हैं। सर आप जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो तब सेल्स ग्रोथ जो होता है बहुत स्लो होता है, कंपटीशन नहीं होता है। एक सेकंड, उसमें 2 लाइन मानेंगे। चलो भैया, कंपटीशन होती नहीं है, प्राइसिंग बहुत हाई होती है, लिमिटेड मार्केट होता है, एंड कस्टमर अवेयरनेस होती है। याद करो ईवी इंडस्ट्री की वो शुरुआत, जब गाड़ियां बहुत महंगी हुआ करती थी। ठीक है भाई, आपको पता है एक गाड़ी को एथर को बनाने में 5 लाख रुपए लगते थे, 2.5 लाख में बेचते थे वो, 5 लाख लगते थे। ठीक है, फिर रैपिड ग्रोथ में क्या होता है सर? मार्केट हो जाता है, डिमांड बढ़ने लग जाती है, प्राइसिंग गिरने लग जाती है, कंपटीशन बढ़ने लग जाती है, एंड कस्टमर इंटरेस्ट भी बढ़ता है। ये है अभी ईवी के अंदर। ठीक है, मैच्योरिटी स्टेज जो भी डीजल गाड़ी के अंदर है। सर स्लो डाउन मार्केट रेट हो जाता है, सर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाती है मार्केट में, भैया प्रॉफिट बचता नहीं है, और कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाती है, और ये सबसे खराब पोजीशन होती है। डिक्लाइन मतलब बाबा सब खत्म हो गया है, सेल्स गिरने लग गई है, प्रॉफिट गिरने लग गया है, सब कुछ खत्म हो गया, और ये हर इंडस्ट्री में होता है, हर प्रोडक्ट के साथ होता है। मैं हमेशा क्लास में बताता हूं कि खुद जय बेजोस ने भी कहा था कि अमेजॉन एक दिन जो है वो सर बैंक करप्ट होने वाला है, लेकिन उनका काम है ये बैंक करप्सी को डिले करना, है ना। यानी जय बेजोस या फिर अमेजॉन वालों के लोगों का काम है कि उस दिन को डिले करना। हर कंपनी एक दिन जाकर बैंक करप्ट हो जाएगी। देखो इंसान हो, कंपनी हो, कुछ भी हो बेटा, सबको मरना है, सबको आखिर में ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो क्या कोई भी चीज अनंत तक रहेगी क्या? सर देखो कोई भी चीज अनंत तक रहेगी नहीं, चूंकि कोई भी चीज अनंत तक है ही नहीं, इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी पड़ती है, बिकॉज कोई भी चीज अनंत तक यानी एंडलेस नहीं है। समझ रहे क्या बाबा? बोलो रे बाबा। हाँ जी सरकार, ठीक है। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है? तो भैया जी हमने पहले क्या पढ़ा सर? हमने अभी तक पढ़ा था हमारा, ठीक है, पोर्टर साहब ने दिया था क्या? हाँ जी सरकार, पोर्टर साहब ने दिया था। सर क्या क्या कहा था? आपको डायग्राम याद है क्या? एक सेकेंड, अब तो मेरे को वही खोलना ही पड़ेगा, वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है, मैं वो डायग्राम खोलता हूं ताकि आपके भी दिमाग में वो ये वही वाला डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम याद आ रहा है क्या? हाँ जी सरकार, ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो है पूरे बिजनेस को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है, एक है प्राइमरी एक्टिविटी, एक है सपोर्ट एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब अरे भैया सामान आएगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, सामान आएगा, ठीक है, सामान आ गया, सामान आ गया, सामान आ गया, सर रॉ मटेरियल आ गया, अब हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम उसके ऊपर ऑपरेशंस कर रहे हैं। सर माल आया, ऑपरेशंस किया, माल बेच दिया, उसे कहते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। सर माल आया,
रॉ मटेरियल आया, उसके ऊपर वर्क इन प्रोग्रेस किया, फिनिश गुड्स करके बाहर भेज दिया, फिर हम करते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स। भाई उस माल को बेचते हैं कि 10 के दो, 10 के दो, 10 के दो, 20 का 3, 20 का 3, 20 का 3, ऐसे माल को बेचा जाता है। फिर उसको बेचने के बाद फाइनली उसकी सर्विसेज भी हमें ही करनी होती है। ये पांचों की पांचों चीजें होती है प्राइमरी एक्टिविटी। ये पांचों की पांचों चीजें होती है प्राइमरी एक्टिविटी। 4 होती है सपोर्ट एक्टिविटी। सपोर्ट एक्टिविटी क्या होती है सर? फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अरे भैया लीगल्स क्या होंगे, सारी चीजें क्या होगी, ह्यूमन मतलब हम क्या बनाएंगे, ठीक है। फिर हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि बिना लोगों के कंपनी का अचार डालेंगे, ठीक है, तो वो चाहिए। फिर हमारा टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सरकार। तो ये सब चीजें होती है, हाँ जी सरकार। अब आते हैं इसको एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब क्या हो गया सर? हमारा रिसीविंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, इनपुट सब हो गया, हाँ जी सरकार। फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाना, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है? ठीक है, स्टोर को कलेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सर्विसेज देना, सर सारी चीजें हो जी, हाँ सरकार। ये सारी फिक्स लोकेशन के ऊपर होता है। फिर माल को बेचना, सर अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में अवेयरनेस करना, माल को बेचना। सर्विस करना, सर सर्विस मतलब एनहांस करना, मेंटेन करना, इंस्टॉलेशन करना, ट्रेनिंग करना, ये सारी चीजें करना, ठीक है। सर सपोर्ट एक्टिविटीज क्या होती है? प्रोक्योरमेंट, द प्रोसेस फॉर एक्वायरिंग वेरियस रिसोर्सेज ऑफ इनपुट्स, ठीक है। सर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना, की टेक्नोलॉजी, ये तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे वो आना था, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर आना था, ठीक है। की टेक्नोलॉजी में बी कवर्ड डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट। सर हमारा टेक्नोलॉजी कैसा है, हम टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा एचआर मैनेजमेंट कैसा है, सर हमारे इंपॉर्टेंस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हम फाइनेंस, इक्विटी, कंट्रोल, इन सब चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी के सारी चीजें एक बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों से ही बिजनेस बनता है। अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है बाबा, एक भी एलिमेंट, ठीक है, तो आप धंधा नहीं बना पाओगे। एक बार रखना, वैल्यू चेन एनालिसिस भी पोर्टर साहब ने ही दिया था। लोग पता नहीं क्यों इस बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, बट ये भी पोर्टर साहब ने ही दिया था। पोर्टर साहब की ही दिन है। पोर्टर बोले तो मिशेल पोर्टर, याद आ रहा है ना, जिसने भाई अपने पढ़ने हैं 5 फोर्स ऑफ मॉडल। चलिए गाइस, स्टार्टिंग विद यूनिट, नेक्स्ट यूनिट, ठीक है। स्टार्टिंग विद दिस नेक्स्ट यूनिट बोल रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक। चलो भाई, नाउ मूविंग टू दिस टॉपिक, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में से एक है गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में से एक है, मैं तय कह सकता हूं। इसके ऊपर सबका दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए, सबका एकदम ध्यान मुझे यहीं पे चाहिए। इतने में हमारी 5 चीजें खत्म हो जाएगी, फिर हमें वही टाइम पास वाली 3 चीजें पढ़नी है और हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन इस पूरे में मैं अगर नीचे वाले दोनों पेज को अगर हटा दूं, ठीक है, तो मुझसे अगर आप पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, तो कृपया करके ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहला, threat of new entrants. The new entrant significantly increase competition by increasing capacity, product range with large ones causing more server effect. न्यू, अबे भैया सर समझो समझो समझो, नए नए लोग मार्केट में आते जाएंगे क्या? हाँ सरकार। सर देखो भैया, हमारी इंडस्ट्री में हमें समझना पड़ेगा, नए नए लोग मार्केट में आते जाएंगे, और जिस भी धंधे में इजी टू एंट्री है भाई, वो धंधा मैं आपको बता रहा हूं अंधा प्रॉफिट बना ही नहीं सकता, ठीक है। अंधा प्रॉफिट एक इंसान तभी बना सकता है जब वहां पर रिस्ट्रिक्शन हो। मतलब सर जब नींद खुले तब कोई आदमी एंटर नहीं कर पाए, अगर जब नींद खुले वो आदमी एंटर नहीं कर पाए, यही सबसे अच्छा तरीका है। तो सर बैरियर्स टू एंट्री हम कैसे लगाएंगे? बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत हो, इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि समझ ही नहीं पाओ। सर एविएशन इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, यहां पर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, यहां पर हम लोग इतने कम लोगों को आता हुआ क्यों देखते हैं? क्योंकि भाई लोगों की औकात नहीं है घुसने की। अगर आप इस बात को समझोगे तो क्योंकि लोगों की औकात नहीं है घुसने की। सर घुसने के लिए बहुत पैसा चाहिए यार, बहुत पैसा चाहिए। क्या छोटी मोटी बात है क्या? नहीं। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या हो जाएगा? सर या तो आप इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हो, इतना ज्यादा वॉल्यूम आपके पास कि आपकी कॉस्ट को कोई मैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर देखोगे तो ये है डीमार्ट, ठीक है। अब डीमार्ट को अगर आप देखोगे तो डीमार्ट इकोनॉमी ऑफ स्केल पे खेलता था यार। देखो आज आप बोलोगे सर डीमार्ट डाउन है, ये है वो है, मैं आपको बताऊं
डीमार्ट आज भी अपनी प्राइसिंग के कारण डाउन नहीं है, वो अपने यूसेज के कारण डाउन है। और डीमार्ट डाउन तो पहली बात है ही नहीं। ये किसने बोला कि डीमार्ट डाउन है? अरे बाबा, डीमार्ट तो डाउन है ही नहीं। एक सेकेंड, हाँ, मतलब मैं आपको एक फिर भी दिखाता हूं, ठीक है। डीमार्ट डाउन नहीं है। अरे फिनोलॉजी का सेट कर रहा हूं, एवेन्यूज, चलो डीमार्ट ही डाल देता हूं, ठीक है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, सर ये मैं क्वार्टरली के ऊपर आया। अब आप देखोगे तो सर 13,000 करोड़, 12,000 करोड़, 13,000 करोड़, 14,000 करोड़, 15,000 करोड़, भाई धंधा बढ़ रहा है, फिर भी हम कंपनी को बोल रहे डाउन है, ठीक है। क्योंकि कंपनी इतने बड़े इकोनॉमी स्केल पे खेल रही है कि लोगों के अंदर ताकत नहीं है उससे कॉम्पीट करने की। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, या तो अपना प्रोडक्ट ही अलग कर लो। फॉर एग्जांपल एप्पल, अगर आप एप्पल को देखोगे तो उसके जैसा प्रोडक्ट किसी के पास है क्या? नहीं सर, एप्पल जैसा प्रोडक्ट तो किसी के पास नहीं है। चूंकि एप्पल जैसा प्रोडक्ट किसी के पास है ही नहीं, इसीलिए आप उससे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। एप्पल जैसा प्रोडक्ट किसी के पास है ही नहीं यार, ठीक है। या ब्लैकबेरी जब था, जब बहुत अच्छा था, तब उसके जैसा नहीं था। स्विचिंग कॉस्ट, एक सॉफ्टवेयर से शिफ्ट होने में अगर दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने में अगर बहुत पैसा लग जाए तो सर स्विचिंग कॉस्ट लग जाए तो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं एक पल के लिए। आप एक शैम्पू देखो, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सिंपल सी बात, लोग ना शैम्पू और साबुन तक चेंज नहीं करते भाई लंबे समय तक। स्विचिंग कॉस्ट वाला होता है, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे जा रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी। बैंक लोग शिफ्ट करते हैं, है ना, अपनी पूरी बैंकिंग एचडीएफसी से आईसीआईसीआई में शिफ्ट करते हैं तो पैसा लगता है इन सब चीजों में। क्यों? क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट चेंज होते हैं, बहुत सारे लफड़ होते हैं, ठीक है। सर ब्रांड आइडेंटिटी, आपकी ब्रांड इतनी बड़ी है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। टाटा, रिलायंस, है ना, इन लोगों की ना ब्रांड इतनी बड़ी है, इन लोगों के ना इम्पैक्ट इतना बड़ा है, इन लोगों का ना कभी फर्क ही नहीं पड़ता, इन सब बातों से कभी फर्क नहीं पड़ता। ये लोग एकदम चिल फॉर्मेट में बैठे हैं, ये लोग एकदम रिलैक्स्ड फॉर्मेट में बैठे हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सर आपके पास इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है कि आप कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, पार्ले जी, बिस्लरी। सर पार्ले जी को कोई कॉम्पीट क्यों नहीं कर पा रहा? इसलिए नहीं कि पार्ले जी बहुत अच्छा है, नहीं 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 नहीं, आपको लग रहा है कि पार्ले जी बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि पार्ले जी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि पार्ले जी को इसलिए आप कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि भैया पार्ले जी इतना बड़ा हो गया है कि उसे कॉम्पीट नहीं किया जा सकता, उसके पास इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप से हैं या आप लोगों को एंटर नहीं करने दे रहे, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सरकार। सेकंड होता है, सेकंड क्या होता है पोर्टर्स मॉडल, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बायर इतना स्ट्रांग हो गया कि वो आपकी धज्जियां उड़ा रहा है, ठीक है। अगर बार देखो ऐसा कब होता है सर, ऐसा तब होता है जब बायर के पास, देखो अगर बायर के पास पूरा ज्ञान है, या फिर उसके पास सब्सिट्यूट्स है, ठीक है, या फिर दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट, ठीक है। इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट इज नॉट परसेड फॉर क्रिटिकल फॉर बायर्स नीड। देखो भैया एक बात समझाता हूं, बायर तुम्हारे साथ कब तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचा सकता है? जब तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत हो बायर की, ठीक है। अब ये बात सुन के थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज एक बात बताओ, अगर आप एक इंडस्ट्री में बैठे हो, अब बायर के बारे में सोचो, ठीक है। नाउ जस्ट इमेजिन वन दिस, ठीक है। सर आपके घर के पास में एक ही दुकान है किराने की, और उसके बाद 5 किलोमीटर तक कोई दुकान की किराने की दुकान ही नहीं है। अब दुकानदार को नहीं, आपको दुकानदार की जरूरत है, ठीक है। लेकिन मान के चलो 4 किराने की दुकानें हैं और 100 बायर है। अब दुकानदार हाथ पांव जुड़ा होगा, अरे भाई हम तो क्या माल देंगे भाई। अब बायर के पास कंट्रोल आ गया, समझ में आया? हाँ सर, सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर है तो भी प्रॉब्लम है। डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड देयरफॉर इंडस्ट्री रेडनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सप्लायर कैन इन्फ्लुएंस द प्रॉफिटेबिलिटी। सप्लायर के हाथ में गर्दन है, सप्लायर कैन कमांड बार्गेनिंग पावर ओवर द फर्म। सर सप्लायर के पास कब होती है? सर उनके प्रोडक्ट ही क्रूशल है, जैसे कि डोमिनोज जो है, मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनल डोमिनोज की, ठीक है। डोमिनोज जो है वो जुबिलेंट फूडवर्क, यानी जुबिलेंट फूडवर्क वो कंपनी है जो इंडिया में डोमिनोज को बेचती है, और मैं मेन डोमिनोज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। डोमिनोज इंक जो है, जो मेन पेरेंट कंपनी है, वो सिंगल सप्लायर है जुबिलेंट फूडवर्क की। यानी किसी दिन चाहे तो जुबिलेंट फूडवर्क का धंधा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा डोमिनोज के चक्कर में। वरुण बेवरेजेस करके एक कंपनी है जो देवयानी इंटरप्राइजेस, यानी मैं आपको समझाता हूँ, वरुण बेवरेजेस और देवयानी, वरुण एंड देवयानी आर ब्रदर एंड सिस्टर। वरुण बेवरेजेस वो है जो पेप्सी, कोको कोला इन सबको बनाता है, और देवयानी वो है जो केएफसी को इंडिया में चलाता है, ठीक है। तो दोनों भाई बहन ही चला रहे एक तरीके से, दोनों भाई बहन के नामों पे कंपनी, एक तरीके से ये मान लो आप, ठीक है। अब ऑल दो मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं थोड़ा सा गलत रिलेवेंट, मतलब समझना एक मिनट के लिए, ठीक है। अब एक मिनट के लिए समझो
सर अगर कल को पेप्सी सारे राइट वरुण बेवरेजेस से हटा ले तो वरुण बेवरेजेस का धंधा खत्म हो जाएगा। ऑल्दो वरुण बेवरेजेस ने खुद की ड्रिंक्स वगैरह भी चालू कर दिया है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर वरुण बेवरेजेस अचानक से मना कर दे पेप्सी वाले को तो क्या अच्छा हम आपका काम नहीं करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के सप्लायर हो गए एक तरीके से। ये होती है कहानी, ठीक है। दे कैन इरेक्ट हाई स्विचिंग कॉस्ट। भैया अगर स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, आज एक जगह से दूसरी जगह अपना प्लांट शिफ्ट करना, ये सब करना मजाक नहीं है बाबा, ठीक है। दे आर मोर, ठीक है, मतलब देखो भैया बायर्स के जैसे, मतलब ठीक है, सीधी सी बात है यार, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो भैया एक बात समझो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, मतलब देखो सबके पास एक दूसरे की गर्दन तो है, कौन दबा सकता है, कितनी तेज दबा सकता है, ये एक समझने वाली बात है। वरना मेरा ऐसा मानना है कि सबके पास एक दूसरे की गर्दनें तो है, ठीक है। चौथी चीज क्या है सर, द नेचर ऑफ राइवलरीज इन द इंडस्ट्रीज, मतलब आपस में लड़ मड़ो। अगर इंडस्ट्री लीडर नहीं है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, बैरियर एग्जिट है, अगर स्लो ग्रोथ है, तो भैया आपस वाले लोग लड़ते रह जाएंगे। मैं आपको एक इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ये मार्केटिंग कंपनी जो होती है। अब मार्केटिंग कंपनीज जो होती है, आप इसको एक बार लॉजिकली समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक बार लॉजिकली समझने की कोशिश करना। हर गली में हजारों मार्केटिंग वाले अवेलेबल हैं, हर गली में, ठीक है। मतलब हर शहर में लाखों मार्केट, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं आज की तारीख में मेरे को ऐसा लगता है कि तुम कहीं भी पत्थर फेंकोगे ना, तो या तो तुमको एडिटर मिल जाएगा ठीक है, या फिर तुम लोगों को मतलब कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल ही जाएगा, ठीक है। मतलब अगर तुम पत्थर फेंकोगे तो तुमको कोई ना कोई ऐसा बंदा 100% मिल जाएगा, ठीक है, 110% मिल जाएगा। तो ये क्या होगी, इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव होगी ना यार। तो ये सब चीजें ना, ये देखो छोटी छोटी बातें, लेकिन ये बहुत इंपैक्टफुल होती है बाबा, बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है इन सब बातों का पूरे बिजनेस के ऊपर। भाई बिजनेस कैसा चलेगा नहीं चलेगा, ये सब इन सब चीजों के ऊपर है। और पांचवी पोर्टर स्ट्रेटजी है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। साला ये भी टेंशन है कि भैया कोई सब्सटीट्यूट ना पैदा हो जाए, ना कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। जैसे कुछ भी बोल दो, आज पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों को टेंशन ये है कि ईवी उनका सब्सटीट्यूट बन रहा है ना, ठीक है। इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस क्या होता है सर, इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। कंपटीशन जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। फेवर मतलब आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक सीधी सी बात है ना यार, आपके पास मार्केट बड़ा होना चाहिए, आपके राइवलरी थोड़े कम होने चाहिए, आपके पास एक कंट्रोल होना चाहिए, आपके पास कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये पांच चीजें हैं पोर्टर स्ट्रेटजी के हिसाब से। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ठीक है, द नेचर ऑफ राइवलरीज इन द इंडस्ट्री एंड थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। ये पांचों बहुत बड़ी इन्वायरमेंटल एनालिसिस है किसी भी बिजनेस के लिए। यानी एक इंसान की फटी पड़ी रहती है अगर इनमें से कुछ एक भी दिक्कत दे दे तो। एक मिनट और रुकता हूं बेटा, एक मिनट और रुकता हूं लाला, एक मिनट और रुकता हूं लाला। पिया बोले होले होले, खाना खा ले जानू ना। चलो भाई, कहानियां क्लियर हो रही है बेटा। हाँ, वैसे सही तरीका पता है क्या पढ़ने का, कि आपने एक बार पहले पढ़ा हो। मैं आपको एक आइडियल तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपने पहले एक आधी बार पढ़ा हो तो एकदम सही तरीका है पढ़ाई करने का। अगर आपने एक बार भी ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी है पहले तो समस्या वाली बात है। बट अगर आपने एक दो बार भी ये सब पहले पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में लगाया है, तो वो आइडियल तरीका है। एकदम बेस्ट सिनेरियो हुई है भाई, एकदम बेस्ट के सिनेरियो हुई है। चलो आगे बढ़े। मैं सोच रहा हूँ टाइम स्टैम्प भी बना ही दूंगा यार इसका। करा मैं चलिए सर,
फिर एक होता है एक्सपीरियंस कर्व। देखो यार सीधी सी बात है, ये बात तो सबसे बड़ा सत्य है कि आप जितना ज्यादा सीखते जाओगे उतना, देखो ठोकर खा के ठाकुर बनते जाता आदमी, ठीक है, ठोकर खा के ठाकुर आदमी बनते ही जाता है, ठीक है, हाँ जी सरकार। तो आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आपकी कॉस्ट गिरती जाएगी। इसका देखो एक्सपीरियंस का एक ही लाइन है, वी लर्न एज वी ग्रो। हम जितने बढ़ते जाएंगे उतना हम सीखते जाएंगे, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, और एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा मतलब हमारे फायदे पाते। एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो दे गेन एक्सपीरियंस, बाय एक्सपीरियंस में प्रोवाइड एन एडवांटेजेस ओवर द कंपटीशन। देखो जिसके पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है उतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो है। अगर आपने बिजनेस किया है तो भैया आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस इफेक्ट। क्यों भैया, आज की तारीख में एक बात बताता हूं सिंपल तरीके से, इसका बेस्ट एग्जांपल है बजाज चेतक। सर एक बात बताओ, क्यों बजाज चेतक लेट होने के बाद भी इतना बड़ा बन गया, ठीक है, लेट होने के बाद भी इतना बड़ा बन गया, ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बजाज चेतक कितना बड़ा क्यों बन पाया, उसके पास लर्निंग कर्व था, एक्सपीरियंस कर्व था, है ना। तो अगर किसी के पास लर्निंग कर्व या एक्सपीरियंस कर्व है तो वो एनी टाइम मार्केट में विजेता बन सकता है। आज एक बात है ना यार, मतलब टीचिंग में आप क्या देखते हो, अरे सर नए एकदम नए टीचर को लोग कम रेफर करते हैं, क्यों, एक्सपीरियंस के पास जाते हैं, क्यों भाई, एक्सपीरियंस है, पेपर कैसा आता है पता है, ये सब चीजें होती है ना यार, ये इंपॉर्टेंट है। आप समझ लो, ये सब हमें लगता है कि अरे नहीं नहीं सर ये सब तो इंपॉर्टेंट थोड़ी ना सर, अरे सर इन सब की क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है बाबा, ये छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू इज मेजर्ड बाय अ प्रोडक्ट फीचर्स, क्वालिटीज, अवेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, बाय इट्स सर्विस बाय विच कस्टमर्स आर विलिंग टू पे। अरे बाबा एक बात समझो, वीवो के फोन के लोग 10-15 हजार रुपए देते हैं, वहीं पे आईफोन के फोन के वो 1-1.5 लाख रुपए देते हैं, क्यों, क्योंकि उतनी वैल्यू क्रिएट होती है। ऑडी के लिए लोग 50-60-70 लाख रुपए देते हैं, लेकिन i10 i20 के लिए लोग 10 लाख रुपए भी नहीं दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि वैल्यू क्रिएट उतनी हो रही है। द वैल्यू क्रिएशन इज एक्टिविटी और परफॉर्मेंस, ठीक है, वैल्यू एक्टिविटी और परफॉर्मेंस बाय द फर्म टू क्रिएट वैल्यू दैट इंक्रीज द वर्थ ऑफ गुड सर्विसेज। भैया कंपनी का काम क्या है, कंपनी का काम है चीजों की वैल्यू बढ़ा देना। द वैल्यू कस्टमर प्लेस इन द कंपनी सब्सिडी। देखो भैया एक बात बताऊं, एक सिंपल सी बात बताता हूं, आप एक प्रोडक्ट क्यों बना रहे हो, आप एक प्रोडक्ट इसलिए बना रहे हो क्योंकि आप एक प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हो, आप ये लाइव क्यों देख रहे हो, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, सर इसलिए क्योंकि हमारे लाइफ में हमारा ऐसा मानना है कि हम ये देख के, हम पढ़ के शायद पास हो सकते हैं, करेक्ट। मतलब आपको लगता है कि कोई वैल्यू क्रिएट हो रही है, हाँ सर वैल्यू क्रिएट हो रही है, तो वैल्यू जो आपकी लाइफ में इसके कारण क्रिएट हो रही है, यानी पूरी की पूरी कहानी तो वैल्यू क्रिएशन की है। हाँ तो अगर एक कंपनी वैल्यू क्रिएट नहीं करी तो कुछ नहीं कर रही, ठीक है। मार्केट एंड कस्टमर, चलो भाई मार्केट क्या होता है, मार्केट इज अ फिजिकल और वर्चुअल स्पेस, बायर एंड सेलर एक्सचेंज इट्स आइटम सर्विस फैसिलिटी बाय टेक्नोलॉजी, करेक्ट, हाँ जी सरकार। मार्केट का मतलब है जहां भी कोई बायर है, कोई सेलर है, कोई प्राइस है, कोई प्रमोशन है, कोई भी चीज है तो मार्केट है। हाँ अबे जो खरीद रहा है वही तो कस्टमर है, जो बाय कर रहा है प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, जो यूज कर रहा है प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, वही तो कस्टमर है। अच्छा कस्टमर और कंज्यूमर अलग होता है, कस्टमर जो पैसा दे रहा है, कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है, आखिरी में उस चीज के मजे लेने वाला, वो होता है कंज्यूमर, ठीक है। कस्टमर इट आइडेंटिफाई टारगेट क्लाइंट्स, डिटरमाइन देयर वांट्स, दे आइडेंटिफाई देयर नीड्स। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टमर सर्वे, ठीक है। कस्टमर एनालिसिस क्या होता है, यार एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, अपना प्रोडक्ट बनाया, हाँ प्रोडक्ट बनाते से ही काम हो जाएगा क्या, नहीं सर प्रोडक्ट बनाते से ही काम चालू नहीं होगा, नहीं नहीं सर बहुत सारे काम होगा, हाँ जी सरकार, प्रोडक्ट बनाते से चालू नहीं होगा, बहुत सारी चीजें होगी, हाँ जी सरकार बहुत सारी चीजें होगी। यहां पर एक बात समझो, कस्टमर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कस्टमर क्या चाहता है, आपका कस्टमर कौन है, आपके कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, आपका कस्टमर कितने इंटरवल में पे कर सकता है, उसका क्या दिमाग है, क्या माइंडसेट है, ये छोटी छोटी से बड़ी बड़ी चीजें सब मैटर करती है। सर कस्टमर बिहेवियर, सर मतलब, क्योंकि देखो यार कौन सी मार्केटिंग को वो देख रहा है, कौन से कैंपेन्स को देख रहा है, कौन से प्रोडक्ट, कौन सी सर्विस, उसकी नीड क्या है, वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है, कौन सा प्रोडक्ट उसको ज्यादा अफेक्ट करता है, कौन सा प्रोडक्ट उसको कम अफेक्ट करता है, ये हर एक चीज, सुनो ध्यान से, ये हर एक चीज कस्टमर बिहेवियर का पार्ट है। यानी आप एक बात समझो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं सर, कस्टमर बिहेवियर पर अपन और डिस्कशन करेंगे।
देखो यार, एक बात समझो, आपके लिए जितना अंडरस्टैंडिंग सप्लायर मार्केट को समझना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कस्टमर को समझना। देखो, आखिर में आपको पैसा किसकी जेब से निकलवाना है? सर आखिर में हमें पैसा कौन देगा? सर पैसा तो हमें देगा कंज्यूमर, कस्टमर देगा। हाँ सर, कस्टमर देगा। तो जब आखिर में पैसा ही तुम्हारा कस्टमर देने वाला है, और इमेजिन करो तुमने उसी को इज्जत नहीं दी, ठीक है, तुमने उसी को ही इज्जत नहीं दी, तुमने उसी की बात नहीं मानी, तुमने उसी का ही नहीं किया, तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबा कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हो क्या? मतलब एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी, आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी कि कस्टमर को अगर आपने समझ लिया तो बाबा आपने सब समझ लिया। देखो एक बात समझो, मैं आपको एक और बात समझाता हूं। लोग पहले पढ़ाते हैं फुल कोर्स, फिर फास्ट ट्रैक, फिर बूस्टर बैचेस ठीक है, फिर वन शॉट्स, फिर क्विक और चार्ट रिविजन्स, फिर मैराथन्स। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कस्टमर को चाहिए, आप लोगों को चाहिए। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को चाहिए, इसीलिए हम सब लोगों के लिए सब चीजें रिलेवेंट है, इसलिए हम सब लोगों के लिए सब चीजें रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो कस्टमर क्या है? सर कस्टमर को अगर आपने समझ लिया तो सारी कहानियां बहुत आसान है जिंदगी में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कस्टमर बिहेवियर, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और इंटरनल इन्फ्लुएंस। सर एक्सटर्नल अफेक्ट रेफर्स टू द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कस्टमर चॉइस सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। देखो भैया क्या होता है, अरे बाबा आज की तारीख में सर बहुत सारी चीजें इंपैक्ट करती है लोगों को। सर एक्सटर्नल चीजें, गवर्नमेंट, एनवायरमेंट। अरे भैया आज की तारीख में अगर बड़ी गाड़ियां चल रही तो सबको बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटी गाड़ियां चल रही तो सबको छोटी गाड़ी चाहिए। अरे एक्सटर्नल चीजें भी बहुत इंपैक्ट करती है। इंटरनल इन्फ्लुएंस क्या होता है? सर उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या चल रहे हैं, उसका इन्फ्लुएंस क्या चल रहा है, वो डिसीजन मेकिंग कैसे करता है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो कैसे सोच रहा है, वो खुद की चीजों को भी देख रहा है क्या? हाँ जी सरकार। सर डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग मतलब सर एक रैशनल कंज्यूमर जो होता है वो सोचता है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नॉलेज लेता है, पहले समझता है कि यार मुझे कौन सी चीज करनी है, मुझे कौन सी चीज नहीं करनी है, घुस के सोचता है, दिमाग लगाता है कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सर पोस्ट डिसीजन प्रोसेस क्या होती है? सर फाइनल फेज के अंदर वो इवेल्युएट करता है कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो सही था या नहीं था। तो चार चीज होती है कस्टमर बिहेवियर के अंदर: एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इंटरनल इन्फ्लुएंस, डिसीजन मेकिंग एंड हमारा पोस्ट डिसीजन प्रोसेस, कि भैया मैंने जो सोचा था वो सब कुछ सही था कि नहीं था। अब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, आखिरी चीज। सर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आइडेंटिफाई पोजिशन रिलेटिव टू द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट. Competitive strategy generate competitive advantage, increase the loyalty of the customer and beat the competition. A competitive strategy consists of attract customer, ठीक है, withstand competitive presence, strengths organization market position, having a competitive advantage is the necessary for a firm to compete in the market. देखो भाई, अगर एक बहुत प्यारी लाइन है, मुझे याद नहीं आ रही किसकी है, एक सेकेंड लिखता हूं। इफ you don't ये have competitive advantage don't compete, ये लाइन किसकी, ये याद नहीं आ रहा मेरे को, लाइन किसने दी वाली? हाँ अच्छा, जैक साहब की क्या? चलो, इफ यू डोंट हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डोंट कॉम्पीट। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप मार्केट में लड़ने के लिए आपके पास कोई ताकत ही नहीं है तो आप लड़ क्यों रहे? क्योंकि आप जीतोगे नहीं कभी, आप प्राइस वॉर में ही हमेशा रह जाओगे। आपको हर बिजनेस को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो चाहिए लड़ने के लिए। भाई एक इंसान को कॉम्पीट करना क्यों है? आप समझ रहे हो क्या? भाई एक इंसान को कॉम्पीट करना क्यों है? अगर एक इंसान के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही नहीं है तो वो कॉम्पीट कभी नहीं कर पाएगा, मैं आपको आज बता रहा हूं। समझ रहे हो क्या? हाँ एक सेकेंड चार्जिंग पे लगाने दो यार, 1% बैटरी बची है, क्या बच पाएगा? मतलब मैं लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, लैपटॉप की जो बैटरी है फिर मैंने उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है इसके अंदर, तो हो गया ठीक है नहीं यार, मुझे यहाँ पे कोई पावर सॉकेट लेके आना है यार, मतलब ठीक है। चल सर, एक होता है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या होता है?
Competitive landscape refers to a process method of identifying direct or indirect competitors to help compare their mission, vision, core values, niche market, strength and weaknesses. क्या ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है? हाँ, मतलब क्या हमें घुस के देखना पड़ेगा क्या? सर हमें घुस के देखना पड़ेगा, ठीक है, हमें घुस के देखना पड़ेगा कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, उसकी औकात क्या है, उसकी ताकत क्या है, वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है। एक बंदा अगर अपने कॉम्पिटिटर को ही नहीं समझा तो बाबा फिर कोई मतलब ही नहीं बचेगा। इफ यू कांट अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटिटर देयर इज नो सेंस ब्रो, ठीक है। सर सबसे पहले कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसको समझोगे, फिर उसकी स्ट्रेंथ पता लगाओगे, फिर उसकी वीकनेस पता लगाओगे और फिर सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के आप करोगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं कभी किसी इंडस्ट्री में घुसने का सोचता भी हूँ, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, बहुत सीरियसली कह रहा हूँ। अगर मैं कभी किसी इंडस्ट्री में घुसने का सोचता भी हूँ, दिमाग में अगर थॉट प्रोसेस भी आता है कि मुझे किसी इंडस्ट्री में घुसना है या मुझे कुछ काम करना है, पता है द फर्स्ट थिंग आई डू इज मैं उस इंडस्ट्री के 10 सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स का नाम निकालता हूँ और उनका रेवेन्यू निकालता हूँ और उनकी प्रॉफिट एंड लॉस शीट खोलता हूँ। मेरा एक तरीका है, ठीक है, मैं आपके साथ पहली बार मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं सबसे पहले ये काम करता हूँ, मैं सबसे पहले ये काम करता हूँ, मतलब बाकी सारे काम बाद में, सबसे पहले देखता हूँ कि लोगों की, अच्छा इससे मेरे को पता है 3-4 चीजें पता पड़ती है। इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, हम उस इंडस्ट्री को कितना बड़ा कर सकते हैं, क्या इंडस्ट्री में पोटेंशियल है या नहीं है, मतलब हम हर चीज को समझते हैं, अपन उस चीज में हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो क्या? मतलब ये समझना पड़ेगा बाबा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा बाबा, बिना दिमाग लगाए नहीं होगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। की फैक्टर ऑफ कॉम्पिटिटिव सक्सेस, KSF बाय देयर वेरी नेचर आर सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट ऑल फर्म्स इन इंडस्ट्री मस्ट पे क्लोज अटेंशन टू देम। की सक्सेस फैक्टर आर prerequisites for industry success. To put in another way, KSF are the factors that shape whether the company will financially and competitively successful. अरे भैया कॉम्पिटिटिव के आपके की फैक्टर्स क्या है, कोई आपको क्यों चूज करेगा? ऑन व्हाट बेसिस कस्टमर शुड चूज बिटवीन द कॉम्पिटिटर्स ब्रांड्स ऑफ सेलर्स एंड व्हाट प्रोडक्ट्स एट्रीब्यूट्स आर क्रूशल। एक सेकेंड यार, 3 कॉल आ गया। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा है, कौन रहे हैं आप? हाँ ऑफिस खुल जाता है, आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके। चलिए, what resources and competition capability does seller need to have to competitively successful? भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम कैसे लड़ोगे, कॉस्ट गिराओगे, क्वालिटी बढ़ाओगे? देखो सिर्फ कॉस्ट के दम पे जीता जा सकता है तो आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं जीता जा सकता। what is take to be seller to achieve a substantial competitive advantage, something that can be substantially for long term? भाई देखो यार, मेरे को एक सिंपल सी बात है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आईसीआई को आपको क्यों पास करना चाहिए, किसी और को पास क्यों नहीं करना चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन है ना यार भाई, वाई आईसीआई पास यू नॉट एनी अदर पर्सन? क्यों? कोई तो रीजन होना चाहिए उसके पीछे। हाँ सर कुछ तो रीजन चाहिए, तो वो रीजन क्या है, वो रीजन सही है कि गलत है? मतलब यार देखो, आपको सीए क्यों बनना चाहिए, ये सब छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना, अगर आप घुसोगे ना तो इन सब क्वेश्चंस के अंदर ही आपको सारी की सारी कहानी का आंसर मिलेगा। यानी एंटायर प्रोसेस, एंटायर थिंग्स आर इनटू ऑल दिस थिंग्स बॉस। समझ रहे हो क्या? एंटायर प्रोसेस एंड ऑल द थिंग्स आर इन दिस ओनली, ठीक है। तो भैया जी आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या है, मतलब बहुत घुस के, है ना, बहुत घुस के आपको समझना पड़ता है कि मार्केट में क्या चल रहा है ना, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। आपको क्या लगता है यार? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप देखोगे ना तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इतने सारे बिजनेसेस हैं, क्यों कुछ बिजनेस ही सक्सेस हुए, बाकी सारे बिजनेस सक्सेस नहीं हुए? कोई तो रीजन होगा बाबा इसके पीछे,
कोई तो रीजन होगा इसके पीछे। यानी मतलब एक पल के लिए सोचो तो सर कोई धंधा बहुत अच्छा चल रहा है और कोई धंधा बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या रीजन होगा इसके पीछे? ये सोचोगे ना जिस दिन, ये समझोगे ना जिस दिन, आपको समझ में आएगा कि यार बाबा कुछ तो गेम है पीछे। ठीक है, कुछ तो झोल है बेटा इसके पीछे। मतलब हवा में तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई जो भी चल रहा है एकदम हवा में चल रहा है या फिर कुछ तो भी चल रहा है। नहीं बेटा, बहुत सारी चीजों के पीछे बहुत कुछ दिमाग लगा है और बहुत सारे लॉजिक्स इसके पीछे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। एक बार रिक्वेस्ट रहेगी मेरी सभी लोगों से, वापस से आज ही पढ़ लो बाबा, इसको आज ही खत्म करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। मतलब बस इतना सा कहूंगा, अच्छे से पढ़ लेना ताकि किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब ना रहे। क्वेश्चंस को नजर घुमा लेना ताकि मजा आ जाए। ठीक है, चलिए गाइस आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। बुक जो है क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी देख के रखे हुए हैं, तो बस उनको पढ़ लो और एक बार और रीडिंग मार लो। हाथों हाथ एक बार और रीडिंग मार लोगे, मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।